मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र क्लास 11th पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड में 11th क्लास में एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो चुका और हम इसी सिलेबस का अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जब यहाँ हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर होंगे और इन 13 चैप्टर को बारी बारी एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। लेखा शास्त्र आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक नया सब्जेक्ट है। आपको यहाँ इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा लेखांकन एक परिचय। यहाँ हम लेखांकन के बारे में जानेंगे। लेखांकन क्या है, लेखांकन का क्या इतिहास रहा है, लेखांकन की क्यों आवश्यकता हुई, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसकी प्रकृति थी और कुछ ऐसे शब्द जो हमारे लिए नए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है लेखांकन एक परिचय। हमारा पहला पाठ आप लोगों के सामने है। आप इस पाठ को बड़े प्यार से देखें और समझें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लेखांकन के बारे में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं इंसान की एक आदत होती है भूल जाने की। इंसान कुछ अपने व्यवहारों को, अपने द्वारा किए गए काम को भूल जाता है। उन भूले गए कामों को याद रखने का एक तरीका अपनाया जाता है लिखने का। कहा जाता है कि लिखी हुई चीज़ कोई भी इंसान भूलता नहीं है। इसलिए जितने भी हमारे व्यापारी बंधु थे उन्होंने भी इस प्रक्रिया को अपने व्यापार में अपनाना शुरू किया। इन सभी ने इस प्रक्रिया को अपने व्यापार में अपनाया और लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ की। चलिए हम पढ़ते हैं ये लिखना, लेखांकन क्या है और क्या क्या इसकी बातें हैं। लेखांकन लेखापाल द्वारा, लेखापाल आपके लिए एक शब्द, नया शब्द है। लेखापाल हम अकाउंटेंट को बोलते हैं। वह व्यक्ति जो लेखा शास्त्र के लेखापाल यानी जितने भी व्यापारी ने जो लेन देन किए उन सभी उन लेन देनों को लिखने का काम करता है लेखापाल द्वारा। हिसाब किताब रखने तक सीमित नहीं रहा। पहले क्या होता था कि केवल व्यापारी जो उधार माल बेचता था या उधार माल खरीदता था उनको अपनी पुस्तकों में, अपनी सहायक पुस्तकों में लिख लेता था, ताकि जिस व्यक्ति से पैसा लेना है और जिस व्यक्ति को पैसा देना है इसकी सूचना मिलती रहे। आधुनिक समय में लेखांकन प्रबंध को तथा इच्छुक व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध करवाना है। लेखांकन का शब्द का अर्थ आधुनिक समय में बदल गया। आधुनिक समय में लेखांकन का क्या अर्थ है कि जो प्रबंधक है, प्रबंधक किसे कहते हैं? मैनेजर, यानी व्यवसाय के प्रबंध का जो कार्य करते हैं वो प्रबंधक होते हैं। तथा इच्छुक व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनको इन सूचनाओं की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध करवाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें ये सूचनाएं क्यों चाहिए, क्यों ये इसकी इच्छा रखते हैं? देखिए, सूचनाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति वे होते हैं जो भविष्य में कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं। भविष्य में उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें पुरानी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। वे चाहते हैं कि इन सूचनाओं के माध्यम से हम आगे के भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करें ताकि व्यापार में किसी प्रकार की हानि ना हो। तो लेखांकन का काम आज हिसाब किताब रखना ही नहीं रहा है। लेखापाल उस सूचनाओं को जो इच्छुक व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का काम भी करता है, जिससे वो निर्णय लेने में सक्षम हो। क्यों? उन्हें सूचनाएं क्यों उपलब्ध करवाई जाती हैं? ताकि वह व्यक्ति उन सूचनाओं को प्राप्त कर निर्णय ले सके। अब हम बात करते हैं लेखांकन के अर्थ की। वर्ष 1941 हम शुरुआत करते हैं सन 1941। यहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में काम कर रही है, ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या कहा लेखांकन के बारे में? लेखांकन का संबंध उन लेन देन किसे कहेंगे?
घटना को। घटना किसे कहेंगे? जो हमने वस्तु खरीदी या बेची है वो हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से लेन देन या घटना है। मैंने आपको 10 रुपये का माल बेचा, ये हम दोनों के बीच एक घटना है, लेन देन है। मैंने आपसे 50,000 रुपये का माल खरीदा, ये हम दोनों के बीच में एक लेन देन और एक घटना है, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। वित्तीय प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए, वित्तीय प्रकृति का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसी घटनाएं, ऐसे लेन देन जिन्हें वित्त के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं? क्यों बनाती है वो खाना? वो आपके लिए जो खाना बनाती है वो बनाती है प्यारवश। वो चाहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भूखा ना रहे। लेकिन अगर वही, क्या उसके बदले में आप अपनी मम्मा को कोई पैसे देते हैं? क्या मम्मा को किसी प्रकार की वित्त मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी मम्मा, आपकी माताश्री खाना बनाए किसी के टिफिन के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए, तो बताइए क्या वहाँ आपकी मम्मी को पैसा नहीं मिलेगा? खाने के बदले में पैसा मिलेगा। वो पैसा ही क्या होगा उसके लिए? वित्तीय प्रकृति। यानी ऐसे लेन देन जिनसे आज या भविष्य में वित्त यानी पैसे की प्राप्ति होने वाली है, वो कहलाते हैं वित्तीय प्रकृति के लेन देन। तो लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं का लेखा करने की बात कही गई है जो वित्तीय प्रकृति के है। मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, यानी जिनसे मुद्रा प्राप्त होगी उसको लिखने, वर्गीकृत यानी बांटने, संक्षेप में व्यक्त करने यानी उसको हम संक्षिप्त कर सकते हो, और परिणामों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। लेखांकन किसको कहा? लेखांकन का ऐसी घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति की हैं, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, जिनको मुद्रा में लिखा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो उसके परिणाम प्राप्त होंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला ही हमारे लिए क्या है? लेखांकन है। यानी लेखांकन में सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसी घटनाएं जो वित्तीय प्रकृति की है उन्हें लिखा जाता है। उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हमारी इस सभ्यता ने, हमारे समाज में बदलाव हुए, ये विकास हुए, और विकास के बाद लेखांकन और की भूमिका और क्षेत्र का भी विस्तार होता गया। वो परिभाषा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो दी थी वो 1941 में दी थी। अब हमारे पास एक नई परिभाषा आई 1966 में, जो दी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने। अकाउंटिंग एसोसिएशन ये अमेरिका की एक एसोसिएशन थी जिसने 1966 में एक नई परिभाषा दी आज की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए कि लेखांकन आर्थिक सूचनाएं को पहचानने, मापने, संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। क्या कहा उन्होंने? आर्थिक सूचनाएं। आर्थिक सूचनाएं, वही बात यहाँ आ रही है, वित्तीय प्रकृति की सूचनाएं जिनको पहचानना, सबसे पहले पहचाना जाएगा कि क्या ये वित्तीय प्रकृति की है या नहीं। मापना, उसके बाद उसका मापन किया जाएगा। संप्रेषण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक सूचना को दूसरी जगह आदान प्रदान करना, यानी मैंने अपनी सूचनाओं को किसी और व्यक्ति को प्रेषित कर दिया, संप्रेषण। जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन होंगे? वही इच्छुक व्यक्ति जो इन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जिसके आधार पर वो निर्णय ले सकते हो, वो व्यक्ति होते हैं हमारे उपयोगकर्ता। और ऐसी सूचनाएं जो आर्थिक प्रकृति की है, वित्तीय प्रकृति की है, उनको पहचानना, मापना और संप्रेषण करना ही क्या है? लेखांकन। आगे चलें तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा लेखांकन के इतिहास के बारे में। लेखांकन का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है, हम इसके बारे में जानते हैं। ईसा के 4000 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जो जन्म हुआ उससे भी 4000 वर्ष पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट,
ये दो ऐसे शहर हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं मजदूरी एवं करों के भुगतान, वहाँ जो भी लेबर, जो भी मजदूर काम करते थे, उनकी मजदूरी और साथ ही टैक्स कर के भुगतान संबंधी लेन देन का लेखा मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। मिट्टी की पट्टियां बना ली जाती थी और उन पे लकड़ी की सहायता से या किसी नुकीली धातु की सहायता से क्या किया जाता था, लेन देनों को लिखा जाता था कि किस व्यक्ति को हमने कितनी मजदूरी दी है और किस व्यक्ति से हमें कितने कर का भुगतान प्राप्त करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ स्टार मार लीजिए, बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। उस समय बेबीलोनिया एक ऐसी नगरी थी जहां सबसे ज़्यादा व्यापारिक क्रियाएं की जाती थी। 2300 शताब्दी पूर्व, हम 2300 शताब्दी पूर्व की बात करें, कौटिल्य चाणक्य, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा क्योंकि एक भारतीय व्यक्ति हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य शासन काल के एक राजा थे, वहां पर ये मंत्री हुआ करते थे। अर्थशास्त्र नामक, महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी, किसने लिखी? कौटिल्य चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। यानी हम कह सकते हैं कि लेखांकन का इतिहास बहुत पुराना है, आधुनिक समय में इसका जन्म नहीं हुआ है। आगे हम बात करें तो आधुनिक जो लेखांकन है उसकी बात करें तो लुकास पेसियोली, ये एक व्यक्ति हैं, ये हैं इटली के। कहाँ के मेरे प्यारे बच्चों? इटली के। ये इटली के हैं, इटली के अर्थशास्त्री हैं ये लुकास पेसियोली ने सन 1494 में प्रथम पुस्तक सुमा डे अर्थमेटिका, ये पुस्तक का नाम है, जो लेखन किया गया जो पुष्प पालन पर आधारित है। यानी एक ऐसी पुस्तक है जो पुष्प पालन पर आधारित है, पुष्प पालन की प्रथम पुस्तक है जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। पुष्प पालन और दोहरा लेखा प्रणाली क्या है इसके बारे में जानेंगे। पुष्प पालन पर आधारित प्रथम पुस्तक लुकास पेसियोली ने सन 1494 में सुमा डे अरिथमेटिका का लेखन किया, जो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। यहाँ डीआर और सीआर दो शब्दों का प्रयोग किया। आधुनिक समय में जिन दो शब्दों का प्रयोग लेखांकन में किया जाता है वो दोनों शब्द क्या है? डीआर यानी नाम, सीआर यानी जमा। इन दोनों शब्दों का प्रयोग लेखांकन में सबसे पहले लुकास पेसियोली ने किया। डीआर, इसे डेबिट बोला जा सकता है। इटली शब्द डेबिटो से लिया गया है, यानी डेबिटो से क्या बना है? डेबिट, डीआर। और लैटिन भाषा में डेबिटा एंड डेबियो दो शब्द हैं लैटिन भाषा के, डेबिटा एंड डेबियो से ये निकलता है। लैटिन भाषा से सबसे पहले इटली का शब्द निकला डेबिटो, और वहाँ से लुकास पेसियोली ने डेबिट यानी डीआर शब्द का जन्म किया। सीआर क्रेडिट, ध्यान रहे, डेबिट यानी डीआर और क्रेडिट यानी सीआर शब्द इटली के क्रेडिटो से लिया गया है, जो लैटिन शब्द क्रिएडा से निकला है। यानी लैटिन शब्द क्रिएडा से क्रेडिटो का जन्म हुआ और क्रेडिटो से लुकास पेसियोली ने क्रेडिट वर्ड का यूज किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सीआर यानी इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड, और दूसरा वर्ड मैं आपके सामने ला रहा हूं डीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड। तो आप लोगों को ये दोनों शब्द सीआर और डीआर पता होना चाहिए। सीआर क्रेडिट रिकॉर्ड, डीआर डेबिट रिकॉर्ड, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो आधुनिक लेखांकन प्रणाली के स्तंभ हैं। तो लुकास पेसियोली ने सन 1494 में अपनी प्रथम पुस्तक सुमा डे अर्थमेटिका में इस लेखांकन प्रणाली का प्रयोग किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लेखांकन का परिचय था और लेखांकन का इतिहास था। अगला वीडियो पार्ट 2 जल्दी ही हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ बने रहें।